गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो लास्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्कुल एंड तक पहुंच चुके थे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को भी। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा रिवीजन कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस क्या थी और उसके बाद फिर डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। एक चलो उसके बारे में बताऊंगा नहीं, अभी जब डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे तभी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस आपको पता है कि किस कार्बन पे थी? जो एसिटल वाला कार्बन है, मतलब जहां पे दो OR ग्रुप बॉन्डेड है। ठीक है, ये आपका एक्सियल बॉन्ड है। तो यहाँ जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो एक्सियल फॉर्म में है। तो ये एक्सियल भी हो सकती है और ये इक्वेटोरियल भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये इक्वेटोरियल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो आपके पास दो मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपको मिल रहे हैं। देन सेलुलोज में जो आपका 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये टूटती है, तो आपको क्या मिलते हैं? सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज वोल डिग्रेडेशन। तो वोल डिग्रेडेशन इज जस्ट लाइक हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, जहां पर आप एक क्या करते थे, एक कार्बन को कम कर देते थे। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बिकॉज अ कार्बन इन द चेन विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, वो कौन सा कार्बन है जिसको कम कर दिया जाएगा? वी विल टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, द वोल डिग्रेडेशन इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर दैट शॉर्टन्स द लेंथ ऑफ एल्डोस चेन। किसके लिए है ये? एल्डोस के लिए, कीटोन के लिए नहीं है ये। ठीक है, एल्डोस, कीटोस के लिए नहीं है। बाय क्लीवेज ऑफ C1C2 बॉन्ड। तो देखिए, कार्बन 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक्चुअली ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये एक तरह से आप बोल दीजिए कि शॉर्टन हो जाएगा। मतलब ये वाला जो सेकंड कार्बन है ये पहली पोजीशन पे आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि ये वाला कार्बन हम गायब कर रहे हैं, ये वाला ग्रुप गायब कर रहे हैं। नो, ये वाला जो 2 वाला ग्रुप था अब ये 1 पे आ गया। ठीक है, तो मतलब ये जो 1 वाला कार्बन है ये गायब हो रहा है, पहला वाला, ये वाला कार्बन गायब हो रहा है, इसकी जगह सेकंड वाला कार्बन आ जाता है। तो ये वाला बॉन्ड टूटता है एक्चुअली। ठीक है, C1C2 बॉन्ड टूटता है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और आपका जैसे ये ओरिजिनल चेन 5 कार्बन नहीं सॉरी 6 कार्बन की चेन थी। ठीक है, और ये वाली आपकी 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन की चेन रह गई। तो हमने एल्डोहेक्सोस को एल्डोपेंटोस में कन्वर्ट कर दिया और जो बॉटम के स्टीरियो सेंटर थे, कायरल कार्बन थे, उनको अफेक्ट नहीं किया। सिर्फ C1C2 बॉन्ड को ही हमने तोड़ा है। वहीं पे सारा रिएक्शन कंसंट्रेटेड था। उसके नीचे की जो ज्योमेट्री थी या स्टीरियो केमिस्ट्री थी दैट वाज नॉट अफेक्टेड इन एनी वे। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। देखिए, कार्बोनिल ग्रुप है तो उसको जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन से ट्रीट करते हैं तो NH2OH इस तरह से आप कर लीजिए, NH2OH करके ये वाला H2O निकल जाएगा और उससे आप बाद क्या बन जाएगा आपका ऑक्साइम। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड NOH ये आपके पास मिल गया। यस, अब आप इसकी करेंगे एसिटाइलेशन। ओके, किससे करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे। अब यहां पे देखिए, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये किस किस को एसिटाइल कर देगा, मतलब कहां कहां पर एसिटाइलेशन कर देगा? तो ग्लूकोज के बारे में आपने पढ़ा था कि सारे के सारे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वहां पर एसिटाइलेशन हो जाती है। हाँ, यहां पर हमें मैकेनिज्म में सिर्फ इस OH को OAC करना है। ठीक है, तो एसिटाइलेशन में हुआ क्या बेसिकली, ये वाला जो ग्रुप था ये डबल बॉन्ड NOAC में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझे? मतलब ये जो OH था ना, H हटा के एसिटाइल ग्रुप वहां पे लग गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे होता है। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड आपने कितना अमाउंट में लिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या ये बाकी के OH को भी एसिटाइलेशन में पार्टिसिपेट करवाएगा कि नहीं करवाएगा। तो अगर आप ये एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट थोड़ा सफिशिएंट अमाउंट में लेंगे तो यहां पर OH का भी OAC बन जाएगा, यहां पर भी OAC बन जाएगा, यहां पर भी OAC बन जाएगा, लाइक दैट। तो ये सब जगह पे एसिटाइलेशन करवा देगा, जिसको बाद में आप हाइड्रोलिसिस के थ्रू रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपका OAC है इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे तो वापस से OH ये बन जाएगा, तो लेटर हम इसको वापस से रिवर्ट कर पाएंगे। तो देखिए, ये OAC बन गया। अब इसके बाद के स्टेप में क्या होता है, ये जो ACOH है, ठीक है, ये निकलता है। ये जो आपका ग्रुप है आप ऐसा समझ लो कि ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ने इस H को उठाया और ये वाला जो बॉन्ड था ये वाला टूट के बीच में आ जाएगा। तो बीच में बन जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड N और ये ACOH निकल जाएगा बाहर।
तो -ACOH, ठीक है, और तब जाके मिलेगा आपको ये वाला प्रोडक्ट। तो ACOH ये वाला ग्रुप जो था ये बाहर निकल गया, तो बीच में रह गया C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जो आपका नाइट्राइल बना ये इस तरह से बना, जो स्टेप यहां पर मिसिंग था, तो आपको ये मैं यहां पर दिखा रहा हूं। तो ये आपका बन गया, नाइट्राइल बन गया। अब देखो सेम कार्बन पे साइनाइड और OH दोनों ग्रुप लगे, तो दैट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब उसके बाद आपने NaOCH3 से ट्रीट किया। NaOCH3 में क्या होगा, जो इसका OCH3 नेगेटिव है दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वाली जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, क्योंकि बगल में इसके साइनाइड लगा है, OH लगा है, तो दो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये OCH3 नेगेटिव यहां से अगर H पॉजिटिव को उठाता है, ठीक है, यहां पर अटैक करेगा, या ऐसा समझ लो कि पहले इसको अटैक किया, ये वाला बॉन्ड, तो जैसे ही ये आपका H निकला बाहर, ये वाला बॉन्ड यहां जंप किया, साइनाइड को बाहर निकाला, ठीक है। तो इफेक्टिवली आप ये बोल सकते हो कि OCH3 नेगेटिव ने H निकाला, उसके बाद यहां से CN गया, तो मतलब HCN बाहर गया, ओवरऑल लॉस ऑफ HCN, ठीक है, लॉस ऑफ HCN निकला। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो OH है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, मेरे को आप इसको ऐसे समझो, इसको थोड़ा ड्रॉ करके कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका CH3O नेगेटिव, इस O नेगेटिव ने इस बॉन्ड को निकाला, ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप किया, ठीक है, ये साइनाइड बाहर निकला, एंड उसके बाद यू कैन राइट, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये साइनाइड तो बाहर निकल गया, ये एस पॉजिटिव, तो टोटल HCN बाहर निकल गया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो कार्बन है इसके पास अभी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि दो बॉन्ड टूटे हैं इसके, पर एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा है, ठीक है। तो 2 3 4, तो ओवरऑल आप बोलेंगे कि सर इसका फॉर्मल चार्ज तो यहाँ पे 0 है, यस दैट इज फाइन, बट इसका ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है ना इसका, तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो हुआ, राइट, यस। तो फाइनली यहां से क्या होगा, यहां से ये रीअरेंज करके CHO में कन्वर्ट होगा, ये वाला जो ग्रुप है H, ये यहां माइग्रेट करेगा और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड O, ओके, तो ये बन जाएगा आपका CHO ग्रुप। तो HCN के लॉस के बाद फाइनली यहां पर CHO ग्रुप बनता है। तो ये जो कार्बन था ये कौन सा था, ये था सेकंड पोजीशन वाला कार्बन, तो मतलब फर्स्ट पोजीशन वाले कार्बन को हमने रिमूव किया। तो पहले ट्रीट किससे किया, हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो हमने ऑक्साइम बनाए, ऑक्साइम का एसिटाइलेशन करवाया, एसिटाइलेशन के बाद हमने उसको CH3O नेगेटिव से सोडियम मिथॉक्साइड से ट्रीट किया, एंड देन हमारे पास फाइनली CHO बन गया, ठीक है। और अगर आप ये सोचें कि सर अगर यहां पर भी इन सारे OH पे भी एसिटाइलेशन हुई होती तो क्या होता, हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव से ट्रीट करके फाइनली आपको वापस से OH यहाँ पे सारे मिल जाने वापस वो, ठीक है। तो वो हमेशा हम एक स्टेप आप याद रख सकते हैं कि एसिटाइलेशन अगर हो रखी है तो उसको रिवर्स करने के लिए हम हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। तो ये तो था, हमने डिग्रेडेशन किया, एक कार्बन को हमने कम कर दिया, है ना, एल्डो हेक्सोस को हमने एल्डो पेंटोस में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट इफ वी वांट टू रिवर्स दिस रिएक्शन, अब हम एक कार्बन बढ़ाना चाहते हैं चेन में, ठीक है, तब क्या होगा, राइट। तो देखिए, द किलियानी-फिशर सिंथेसिस इज द रिएक्शन दैट वी वांट टू कंसीडर हियर। अगर हम कार्बन वापस से बढ़ाना चाहते हैं, उसको रिवर्स करना चाहते हैं वोल्ट डिग्रेडेशन वाले प्रोसेस को, तो किलियानी-फिशर सिंथेसिस लेंथन्स द कार्बोहाइड्रेट चेन बाय एडिंग वन कार्बन टू द एल्डिहाइड एंड ऑफ एन एल्डोस। तो अगेन एल्डिहाइड एंड पे ही लगता है एक और, दस फॉर्मिंग अ न्यू स्टीरियोजेनिक सेंटर एट C2 ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए ये वाला कार्बन था, ये जो CHO ग्रुप है आपका, ठीक है, नीचे के जो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है इनको डिस्टर्ब नहीं किया, ये जो आपका CHO है इसके जस्ट बाद एक और कार्बन आपने एंटर कर दिया, किस तरफ, ऊपर, ठीक है। ये वाला जो कार्बन था ये 2 पे चला गया, इसके ऊपर एक आया है, तो एग्जैक्टली वोल्ट डिग्रेडेशन का रिवर्स हो गया ना, क्योंकि वोल्ट डिग्रेडेशन में सबसे ऊपर वाला CHO आप निकाल देते हैं, मतलब सबसे ऊपर वाला कार्बन आप निकाल देते हैं और वो CHO बन जाता है नीचे वाले कार्बन से। तो अब यहां पर है वापस से जो ओरिजिनल कार्बन था उसके ऊपर एक और ग्रुप आ जाएगा, और इस CHO का बन जाएगा CHOH, और इसके ऊपर एक और अल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज किलियानी-फिशर सिंथेसिस। तो देखिए अब यहां पर किलियानी-फिशर सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो पहले आपने कार्बोनिल को, अब देखो वहां लास्ट में कार्बोनिल बनने से पहले क्या था, साइनोहाइड्रिन था, तो चलिए कार्बोनिल को वापस लेके चलते हैं साइनोहाइड्रिन की तरफ। तो हम NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या HCN से ट्रीट कर दोगे, तो यहां पर आपका साइनोहाइड्रिन बन गया। ये जो आपका
ऐसा वाला बॉन्ड है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कार्बोनिल के ऊपर अटैक दोनों तरफ से हो सकता है, फ्रंट और बैक। तो ये साइनोहाइड्रिन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है दोनों तरफ से हो सकती है, मतलब फ्रंट अटैक भी हो सकता था, बैक भी हो सकता था। तो ये वाला बॉन्ड ये बोल रहा है ऐसा भी हो सकता है कि OH राइट में है और H लेफ्ट में है, और ये भी हो सकता था कि OH यहाँ पे होता और H यहाँ पे होता। ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड को जहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, इस तरह से हम वेवी बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइनोहाइड्रिन बन गया। अब साइनोहाइड्रिन से पहले वहां पर ऊपर क्या था? वोल्ट डिग्रेडेशन में साइनोहाइड्रिन से पहले क्या था? आपका ऑक्साइम। तो ऑक्साइम बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इसको रिड्यूस करेंगे। C ट्रिपल बॉन्ड N को हम CH डबल बॉन्ड NH बनाएंगे। H2 ऐड करनी है आपको, और H2 एक ही ऐड करनी है। अगर दो ऐड कर दी तो ये तो CH2NH2 बन जाएगा। 1D की जमीन नहीं बनाना है, इसका ऑक्साइम बनाना है। तो आपको H2 लिमिटेड रिडक्शन करनी है, तो ये आपका लिंडलर कैटलिस्ट से आप करवा सकते हो, जो कि लिमिटेड रिडक्शन यहां पे करेगा। तो उसको ऑक्साइम में कन्वर्ट कर रहा है, और ऑक्साइम से वापस आपने क्या लाना था? कार्बोनिल। तो उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। ठीक है, तो दे आर वेरी सिंपल। एग्जैक्टली हर एक स्टेप वोल्ट डिग्रेडेशन का हम रिवर्स करते चलते जा रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। तो दैट इज क्लियानी फिशर सिंथेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। जो डाइसैकेराइड आपको पता है कि जो हाइड्रोलाइज करने पे दो मोनोसैकेराइड्स देंगे, वो दोनों सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और दोनों दो डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो देखिए, डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड या एंजाइम yield two molecules of either the same or different monosaccharides. The two monosaccharides are joined together by glycosidic linkage. ये हमने पढ़ा ही हुआ है ना, कि डाइसैकेराइड में क्या होता है? एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है ये एसिटाइल वाला है, यहां पर भी OR है और यहां पर भी OR है, राइट? तो ये वाला बॉन्ड आप बोल सकते हैं कि टूटेगा यहां से। तो दिस इज योर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये 1 मोल माल्टोस है। माल्टोस का जो आप तोड़ते हैं तो वो 2 मोल ग्लूकोज देता है, या 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है। ठीक है, वैसे सुक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज देता है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया यहां पे, मान लीजिए, राइट? तो ये आ गया आपके डाइसैकेराइड। पहले पढ़ा ही हुआ, वैसे कोई नई बात नहीं है। तो अब एक एक करके डाइसैकेराइड जो इंपॉर्टेंट है उन सबको पढ़ लेते हैं। सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज अभी पढ़ा हमने, एक ग्लूकोज देता है और एक फ्रक्टोज देता है। तो सुक्रोज द डाइसैकेराइड फाउंड इन शुगर केन एंड यूज एज टेबल शुगर। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि कौन सा कंपाउंड का क्या रोल है, क्या पर्पज है, डे टू डे लाइफ में हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सुक्रोज क्या है? जो आपकी टेबल शुगर है या जो शुगर केन है, मतलब गन्ने का जूस, उससे जो आप चीनी बनाते हैं, तो वो बेसिकली सुक्रोज है। इट इज द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड इन नेचर। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज। अब ये भी ध्यान रखना है कि D ग्लूकोज तो मिला, पर कौन सा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज आपका लीवो रोटेटरी है। ठीक है, नाउ दीज टू मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये देखिए C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। ओके, इनके बीच में आपके ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ गई। सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो, सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? मैंने आपको बताया था, रिड्यूसिंग शुगर आपकी कब रहती है? जब आपका एसिटल नहीं होते, हेमी एसिटल होते हैं। इस कार्बन पे एक OR है, दूसरा वाला भी OR है। यस, इस कार्बन पे ये वाला OR है, ये वाला भी OR है। ठीक है, तो हेमी एसिटल तो नहीं है, यहाँ पे एसिटल ही है। तो जब हेमी एसिटल होता था तब वो रिड्यूस किया जा सकता था, क्योंकि हेमी एसिटल जब आपका नॉन साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्डिहाइड को आप फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। पर जो एसिटल है वो आपका वापस से अल्डिहाइडिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो उसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया था, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, प्रॉपर उसके डायग्राम्स के साथ। ठीक है, तो प्लीज रेफर टू दैट। और इस चैप्टर को अगर आप 2-3 दिन लगातार बार बार, जैसे जो आज पढ़ा है उसको शाम को फिर से हल्का सा रिवाइज करेंगे, कल सुबह हल्का सा फिर से रिवाइज करेंगे, तो अच्छे से याद हो जाएंगी चीजें और आपको दोबारा ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भूल रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। नाउ सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। सुक्रोज क्या आपका? डेक्स्ट्रो है। वो जो ग्लूकोज बनाता है वो भी डेक्स्ट्रो है, पर जो फ्रक्टोज बनाता है वो आपका लीवो है। एंड द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज ग्रेटर
-92.4 है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है +52.5। तो बेटा +52.5 और -92.4 में अगर इक्विमोलर मिक्सचर बन रहा है, इसका भी 1 मोल बन रहा है और इसका भी 1 मोल बन रहा है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन या आपका जो मिक्सचर होगा उसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर होगा या लीवो होगा? ऑब्वियस सी बात है लीवो होगा, क्योंकि लीवो की वैल्यू बड़ी है। तो द मिक्सचर इज लीवो रोटेटरी ओवरऑल। Thus, hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation, क्योंकि सुक्रोज डेक्स्ट्रो था और जो मिक्सचर आपको मिल रहा है हाइड्रोलिसिस के बाद वो लीवो रोटेटरी मिल रहा है। तो मतलब इस हाइड्रोलिसिस से चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन हमें मिला, तो फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, इसलिए प्रोडक्ट को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट बना उसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। इन्वर्ट क्यों? क्योंकि सुक्रोज का डेक्स्ट्रो रोटेटरी था और जो प्रोडक्ट है वो आपका ओवरऑल लीवो रोटेटरी है। ठीक है, चलिए ये एक और डायग्राम इसका आगे सुक्रोज का, इस तरह से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये खास करके जो 6 मेंबर रिंग होते हैं ये कैसे ड्रॉ करने होते हैं? ये आपके चेयर फॉर्म, सिंपल। ठीक है, और यहां पर ये आपका आ गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और नेक्स्ट जो है आपका वो तो आपका 5 मेंबर रिंग है। तो 5 मेंबर रिंग में तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मतलब ड्रॉ करके एक बार देख लेना कि 6 मेंबर रिंग की आपको ड्रॉ करने आराम से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि चेयर फॉर्म बोट फॉर्म ऑलरेडी पहले पढ़ रखी है, तो बोट की तो जरूरत नहीं है आप यहाँ पे। ठीक है, पर यहाँ चेयर फॉर्म की जरूरत जल्दी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं माल्टोज। माल्टोज के बारे में अभी ऊपर हमने बात की थी। माल्टोज क्या देता है आपको? 2 ग्लूकोज देता है, राइट। तो व्हेन स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम डायस्टेस, ये कहानी भी याद करनी पड़ेगी कि स्टार्च को जब डायस्टेस एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है, वन प्रोडक्ट इज डाइसैकेराइड नोन एज माल्टोज। तो माल्टोज बना कैसे? स्टार्च को जब हमने हाइड्रोलाइज किया डायस्टेस से, तो माल्टोज बना। एंड माल्टोज इज कंपोज ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, जिनमें C1 ऑन 1 ग्लूकोज लिंक्स टू C4 ऑफ अनदर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कहां से कहां तक की है। ठीक है, द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ सेकंड ग्लूकोज इन सॉल्यूशन एंड इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो ये आपका आ गया माल्टोज, C1 ऑफ फर्स्ट यूनिट एंड C4 ऑफ अदर यूनिट, और पीछे क्या था सुक्रोस में? क्या था? ये C1 C2 थे। C1 C2 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, पर यहां माल्टोस में C1 C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। एंड ध्यान देना, ये पहला वाला जो यूनिट है OR OR, ओके फाइन, और जो दूसरा वाला यूनिट है यहां पर OR है और इस तरफ कुछ भी नहीं है, राइट। मतलब ये वाला ना तो हेमी एसिटल है ना एसिटल है। हाँ, दूसरे वाले एंड को पकड़ो, C1 को। ठीक है, इसका जो दूसरा एंड है C1, यहां पर एक OH है और एक OR है, तो मतलब ये वाला एंड आपका हेमी एसिटल है। तो बेटा हेमी एसिटल जहां पर भी होता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जब अपना नॉन साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो CHO ग्रुप देगा, CHO ग्रुप देगा, आप रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये बोल रहा है कि द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 ऑफ सेकंड ग्लूकोज, ये वाला। ठीक है, जो C1 है यहां पर आप CHO ग्रुप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए वो आपका क्या हो गया? इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, इसलिए एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये ध्यान रखना, माल्टोस में आपको 2 मिलेंगे ग्लूकोज। पहला वाला जो है वो आपका क्या रहेगा? क्या होगा? C1 C4 से लिंक्ड है। ठीक है, एंड द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आपका सेकंड ग्लूकोज पे जनरेट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर यहां पर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सर ये भी तो OH बनेगा ना, यहाँ पे ये भी OH बनेगा और ये वाला भी OR बनेगा। एग्जैक्टली तो ये वाला जो C1 है इसका भी ये भी रिड्यूसिंग ही होगा। तो दोनों जो आपके बनेंगे, चाहे ये वाली की बात करो चाहे ये वाली की बात करो, हैं तो दोनों ही ग्लूकोज। तो ये C1 पे भी आपका फाइनली हेमी एसिटल बनना है और ये वाले C पे भी आपका यहाँ पर OH बन जाएगा, तो ये भी हेमी एसिटल ही बन जाएगा। तो फर्स्ट कार्बन पे आपका हेमी एसिटल बनेगा, तो दैट विल बी ए रिड्यूसिंग शुगर। चलिए फिर बात करते हैं लैक्टोस। लैक्टोस के बारे में तो बच्चों ने थोड़ा बहुत सुना होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि लैक्टोस कहाँ से, लैक्टोस इंटॉलरेंट है ना, ये सारे वर्ड आपने थोड़ा बहुत सुने होते हैं, है ना, दूध से रिलेटेड। तो देखिए यस, इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, है ना, दूध में पाई जाने वाली जो शुगर होती है दैट इज कॉल्ड लैक्टोस। सिंस दिस डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क ऑफ ह्यूमंस, काउज एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर मैमल्स। ठीक है, तो इट इज कंपोज ऑफ बीटा डी गैलेक्टोस एंड बीटा डी ग्लूकोज। पीछे क्या थे? पीछे वाला कौन सा ग्लूकोज था? ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज था माल्टोस में,
और यहाँ पर आपका क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो ये भी ध्यान रखना कि ग्लूकोज तो है पर कौन सा है, अल्फा है कि बीटा है। देन इसको भी चलो हाईलाइट कर देते हैं हम, ठीक है, इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना। नाउ द लिंकेज इज बिटवीन C1 एंड C4। अगेन पीछे भी C1 एंड C4 का था, ये C1 आ गया, ये वाला C4 है, तो इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? देखिए जब ये वाला आपका हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, ये OH है और आपका ये OR है, तो इस एंड पे क्या है, हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल है तो ऑब्वियसली बात है वो आपका रिड्यूस हो जाना है बाद में बड़े आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन है जहां पर जनरली 10 से ज्यादा ही नंबर ऑफ, क्योंकि अप टू 10 में क्या लेते हैं हम, ओलिगोसैकेराइड्स, और 10 से ज्यादा कंपैरेटिवली ठीक ठाक ज्यादा 30-40 के आसपास या उससे भी ज्यादा चेन होगी तो दे आर कंसीडर्ड पॉलीसैकेराइड्स। तो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स है ना, प्लांट्स बेसिकली जो अपना सारा सारा एनर्जी स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। सो स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है, फाउंड इन प्लांट्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। आलू खाते हो, ठीक है, आलू की याद आ गई। चलिए स्टार्च है, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। ट्यूबर्स मतलब जो ट्यूब शेप वाली वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, बाकी कुछ वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में, ठीक है, रूट्स में, जैसे आलू भी एक तरह का क्या है, वो जमीन के नीचे उगने वाला है, राइट। नाउ इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। पॉलीमर किसका है, अल्फा ग्लूकोज का। मतलब स्टार्च को अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको सिर्फ अल्फा ग्लूकोज ही मिलने वाला है। तो अल्फा ग्लूकोज का ये पॉलीमर है एंड इसके 2 कंपोनेंट है, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। 2 कंपोनेंट, क्या, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस एक वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है अराउंड 50 to 20% ऑफ स्टार्च। तो अमाइलोस जनाब क्या है आपके, ये आपके वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है, और ये बनाते हैं लगभग 15 से 20% हिस्सा है स्टार्च का। तो बाकी 80 to 85% क्या है, वो आपका अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। तो अमाइलोस आपका क्या है, वाटर सॉल्युबल है, 15 से 20% जो है स्टार्च का वो अमाइलोस होता है पार्ट। केमिकली अमाइलोस इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कैसी चेन है बेटा, अनब्रांच्ड, मतलब स्ट्रेट चेन रहेगी आपकी, उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी। विद 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस डेक्स्ट्रोग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये आपका अमाइलोस अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के 200 से लेके 1000 यूनिट तक इसमें जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। C1 से C4 के बीच में यहां पर लिंकेज है, तो ये अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ये आपका अमाइलोस, स्ट्रेट चेन, वाटर सॉल्युबल। देन वी टॉक अबाउट द अमाइलोपेक्टिन। देखिए अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये थोड़ा ब्रांच, इसमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 80 to 85% ऑफ स्टार्च। इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय अगेन C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वेयर ब्रांचिंग कहां पे होती है, C1 से C6 के बीच में, ठीक है। यहां पर देखो चेन जो आपकी बन रही है वो C1 से C4 वाला लिंकेज से बन रही है, और ब्रांचिंग कहां होती है, C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। अब जैसे कि चलो देखते हैं, ये आपकी मेन चेन आ गई, ठीक है, दिस इज योर मेन चेन। तो मेन चेन में आपका ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये कार्बन आपका 1 आ गया, ये कार्बन आपका 4 आ गया, ठीक है, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगेन ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो 1 4 1 4 के बीच में ये आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे लगी हुई है, फाइन। तो ये आपका अल्फा 1 2 4 है, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं, ठीक है, ये आपका अल्फा 1 2 4 है। अब C1 से C6 के बीच में आपकी ब्रांचिंग होती है, तो ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 6 पे क्या था आपका CH2OH, तो 6 पे जो आपका वो जो CH2OH था ना, ये वाला CH2OH, यहां से ब्रांचिंग होगी, दूसरे ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ेगा वो, तो यहां से आपकी ब्रांच बनती है। तो ब्रांच बनती है 6th वाले कार्बन से फर्स्ट वाला कार्बन जुड़ता है, तो ये आपकी ब्रांच है, ये आपकी मेन चेन है। अमाइलोज स्ट्रेट चेन था, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है, इट इज वाटर इनसॉल्युबल, और 80 to 85% ऑफ स्टार्च जो है वो आपको अमाइलोपेक्टिन ही है। समझ आ गया, ये स्ट्रेट चेन C1 से C4 है और ब्रांचिंग आपकी C1 और C6 के बीच में होती है। देन सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज का आपको मैंने पीछे भी दिखाया था कि सेलुलोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो देखिए सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन
प्लांट किंगडम। ओके, घास फास ये सब कुछ आपका क्या मेनली सेलुलोस है। इट इज अ प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। देखिए अब आप स्टार्च खाते हैं, मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हो बच्चों को कि बेटा आप स्टार्च तो खा लेते हो, आलू तो खा लेते हो, पर आप घास नहीं खा पाते। जैसे गाय खा लेती है घास, आप घास नहीं खा सकते, है ना, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसको। तो स्टार्च और सेलुलोस में फंडामेंटल डिफरेंस क्या रहता है? फंडामेंटल डिफरेंस रहता है ये इक्वेटोरियल होगा या एक्सियल होगा, इसी का डिफरेंस है। स्टार्च में ये एक्सियल था, यहां पर ये इक्वेटोरियल है। सिर्फ बॉन्ड के एक्सियल या इक्वेटोरियल होने से इतना फर्क पड़ गया कि आप उसको पचा नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स नहीं है जो उसको ब्रेक डाउन कर पाएंगे, राइट नाउ। तो इट इज अ प्रिडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च आपका स्ट्रेट चेन नहीं था, अमाइलोस प्लस अमाइलोपेक्टिन था, अमाइलोस आपका स्ट्रेट चेन था, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग थी, पर जो आपका सेलुलोज है दैट इज स्ट्रेट चेन, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसमें, which are joined by glycosidic linkage between C1 and C4 of ग्लूकोज यूनिट्स। बस इसमें वही है, C1 C4 C1 C4 C1 C4 में जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट चेन है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बीटा ग्लाइकोसिडिक, अल्फा नहीं बीटा। ये भी ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सी लिंकेज है यहाँ पे, अल्फा वाली है या फिर बीटा वाली है, ठीक है। ये देखो ये वाली अल्फा है, मतलब ये एक्सियल है, ये बीटा है, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में बहुत ज़्यादा नई कहानी सुनाई गई है हमें एनसीईआरटी में, तो हम जितना सुनाया गया है उतनी ही की बात करेंगे जो हमारे काम का सिलेबस में है। तो ग्लाइकोजन, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं, है ना। देखो प्लांट अपने कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में, पर जो सेल वॉल बनाता है वो बनाता है सेलुलोज की। और एनिमल्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, ठीक है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इट इज रादर मोर हाईली ब्रांच्ड। तो ग्लाइकोजन थोड़ा ज्यादा ही ब्रांच है अमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में। इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम्स ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। तो ये हमारा क्या है, एक तरह सा एनर्जी रिजर्वायर है। जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, ग्लाइकोजन को तोड़ के हम ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज से फिर फाइनली हम और एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो आप समझ ही गए। अब जो आलू खाने वाले, जो आलू चिप्स खाने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उसके शौकीन, वो तो उसकी इंपॉर्टेंस समझते ही क्या क्या है। तो यस, दे आर एसेंशियल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज इट्स स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, ठीक है। दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। हनी हैज बीन यूज फॉर लॉन्ग टाइम एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वैद, जो आयुर्वेदिक सिस्टम है हमारा। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, पढ़ लिया हमने। सेल वॉल किसकी बनती है? मेनली सेलुलोज की। वी बिल्ड फर्नीचर एटसेट्रा फ्रॉम द सेलुलोज। सारा सारा जो वुड है आपका मेनली क्या है, वो सेलुलोज है, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है टेक्सटाइल, पेपर, लेकर्स, ब्रूरीज के लिए, ठीक है। ब्रूरीज से कुछ ज़्यादा याद मत कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये कहानी होगी, तो कार्बोहाइड्रेट होगी कंप्लीट। अब इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से मैंने दिए आपको, उनको अगर आप थोड़ा ड्रॉ करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। बस अल्फा और बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का थोड़ा सा ध्यान रखना, और किस डाइसेक्राइड के से क्या क्या मिलता है हमें, ठीक है, कौन से मोनोसेक्राइड जनरेट करता है। चलिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए जो हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 क्वेश्चन है। बस इन 10 क्वेश्चन में आपको जो पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे। चलिए, तो थैंक यू फॉर दिस लवली सेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, एंड अगर समझ आया तो प्लीज़ कीप शेयरिंग द वर्ड अबाउट कैनवस क्लासेस, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से ही कैनवस क्लासेस ग्रो कर रहा है और ग्रो करेगा आगे भी। तो यू गाइज आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है। तो आप लोगों को ही बताना है कि आपको कैसा लगा है, कहाँ कहाँ हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो बाकी दोस्तों को बताइए, जूनियर्स को बताइए, ठीक है। हेल्प मी रीच मोर ऑडियंस, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।